नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र पाल। जैसा कि इस वीडियो में मैं आपको यूपी बोर्ड क्लास 12th के होने वाले एग्ज़ाम के अनुसार चैप्टर नंबर 3 मानव जनन जो कि बायोलॉजी का है, इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको मैंने इंक्लूड किया है। अगर आप इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक देखते हैं तो यकीनन इस चैप्टर से आने वाले हर एक क्वेश्चन को आप टच ज़रूर करेंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर पेपर में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले क्वेश्चन दिए होते हैं। तो जैसा क्वेश्चन के बारे में मैं बात कर लूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव एक कैसा है तो उत्पत्ति करने वाला है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भर सकते हैं, मानव एक लैंगिक उत्पत्ति करने वाला है। मानव जो होता है सजीव प्रजक होता है। मानव में निषेचन जैसा कि होता है कि आंतरिक या बाह्य होता है, तो आप जनरली जानते ही हैं कि मानव में जो निषेचन होता है वो आंतरिक निषेचन होता है। नर तथा मादा में जो युग्मक होते हैं उनको कैसे देखा जाता है तो अगुणित स्थिति में होते हैं। युग्मनज जो हमेशा होता है, जो आप कैसा कह सकते हैं द्विगुणित स्थिति में होता है। बात करते हैं कि जो ओवम होता है स्त्रियों में, वो ओवम जब मैच्योर होकर के अंडाशय से बाहर निकलता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, तो उस स्थिति को अंडोत्सर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग। उसी प्रकार से ओवुलेशन जो होता है वो किस हार्मोन के कारण होता है, तो एलएच हार्मोन, जैसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फिर कह सकते हैं पित्त पिंडकर हार्मोन भी आप कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नर एवं स्त्री के युग्मक के संलयन फ्यूजन को क्या कहते हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं जब नर और युग्मक मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो उसे निषेचन कहते हैं। निषेचन कहाँ पे संपन्न होता है तो आप सभी को पता होगा, आप सभी को बताया जाता है कि निषेचन जो होता है वो फैलोपियन नलिका में संपन्न होता है। युग्मनज विभक्त होकर रचना किसकी करता है तो कोरक पुटी की करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसा कि कुछ फिगर्स बनाने के लिए आपके पास आते हुए, तो जो फिगर आपको बनाने के लिए आते हैं उन फिगर की बात कर लें। तो जैसा कि कुछ फिगर आपको दिए गए, हाँ अगर फिगर में निम्नांकित चित्र बनाने के लिए दिया गया, जैसे यहाँ पर निम्नांकित चित्र बनाने के लिए दिया गया तो आप निम्नांकित चित्र बनाएंगे। अन्यथा अगर कहा जाए कि आप उसकी व्याख्या कीजिए, देन आप क्या करेंगे? व्याख्या करेंगे। जैसा कि आपको क्या है, चित्र विधिवत पूर्वक याद करना है। तो चित्र याद नहीं होता है तो कह सकते हैं कि चित्र याद करने के लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस आपकी क्या होनी चाहिए? मस्ट होनी चाहिए। यानी एक ही चित्र को आप बार बार बनाएंगे तो वो चित्र आसानी से आपको क्या हो जाए, याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन दिया है वृषण तथा अंडाशय के बारे में, प्रत्येक के बारे में दो दो कार्यों का वर्णन करें। जैसा कि आप जानते हैं वृषण जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है एंड अंडाशय जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो दोनों के कार्य आपके पास दे दिए गए हैं। जनरली हम उम्मीद है कि आप लोग क्या करेंगे, एक अच्छे से नोट्स बना लेंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, शुक्रजनन नलिका की संरचना की बात करें। शुक्रजनन नलिका की बात करें तो शुक्रजनन जो होता है वो हमेशा मेल में पाया जाता है और ये क्या होता है, ये नलिकाएं जो होती हैं वृषण में पाई जाती हैं। प्रत्येक वृषण में जो होती है 2 से 3 नलिकाएं होती हैं। उन नलिकाओं में 2 टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। जैसा कि कहा जाए, एक जर्म सेल होती है, दूसरा जो होती है वो आपकी सर्टोली सेल्स कहलाती है। जो जर्म सेल होती है वो स्पर्म का फॉर्मेशन करती है एंड सर्टोली सेल जो होती है उन्हें स्पर्मों को पोषण देने का कार्य करती है, जिससे वो कहा जा सकता है स्पर्मेटो की प्रक्रिया के द्वारा पूरे हो जाते हैं और बाद में स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू क्या करते हैं, आउट ऑफ वृषण हो जाते हैं। चलिए आगे की बात करें, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के नियमन। तो यही शुक्राणु जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की बात कर रहे हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में जो हार्मोन्स मदद करते हैं उन हार्मोन्स के नाम आपके सामने रखे गए हैं। जैसा कि GnRH, LH एंड FSH, ये सब जो हार्मोन होते हैं ये शुक्राणु जनन होते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्राणु जनन क्या होता है। जैसा कि जस्ट आपने ऊपर पढ़ा है कि शुक्राणु जनन क्या होता है। एंड वीर्य निषेचन की बात कर लूँ तो जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के बाद जब कॉपुलेशंस की प्रक्रिया होती है, यानी कहा जा सकता है जब मैथ्यून की प्रक्रिया, यानी नर तथा मादा एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, मैथ्यून होता है, उस समय के दौरान जो नर बॉडी से लिक्विड सिक्रीट होता है उसे क्या कहते हैं, वीर्य कहते हैं। ठीक है। और जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन है शुक्राणु का निम्नांकित आरेख बनाइए। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है क्योंकि एक ही वीडियो में मैंने पूरे चैप्टर को एक साथ इंक्लूड कर दिया है। हाँ इतना उम्मीद है कि अगर आप लोग इसे अच्छे से पढ़ते हैं तो यकीनन आपके प्रश्न पेपर में आने वाले सारे प्रश्न इसमें मिल जाएंगे जो कि इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। चलिए शुक्राणु के चित्र की बात कर लें। जैसा कि आप देख रहे हैं शुक्राणु का चित्र ये आपके सामने पड़ा हुआ है। इसमें 3 भाग होते हैं, पहला शीर्ष होता है, दूसरा नेक होता है एंड लास्ट टेल होता है। जो नेक पार्ट होता है इसके पास जो होता है खुद का माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं एंड जो शीर्ष पार्ट होता है उसके पास एक्रोसोम और न्यूक्लियस होता है।
चलिए एक्रोसोम की बात करें। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें एक अग्रपिंडक लिखा हुआ है। तो अग्रपिंडक जो होता है उसका कार्य क्या होता है, ओवम के पास जब ये पहुंचते हैं तो अग्रपिंडक क्या करते हैं, ओवम की दीवार को तोड़ने का कार्य करते हैं। बाकी जब ये ओवम के पास पहुंच जाते हैं तो इनका नेक यानी माइटोकॉन्ड्रिया एंड टेल दोनों क्या हो जाता है, न्यूक्लियस से अलग हो जाता है और न्यूक्लियस क्या करता है, ओवम के अंदर प्रवेश कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा होगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि पुरुष की सहायक नलिकाओं एवं ग्रंथियों के प्रमुख कार्य बताइए। पुरुष की सहायक नलिका एवं ग्रंथियों मतलब कहा जा सकता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स है उनमें कितनी नलिकाओं का योगदान होता है और वो उन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में जो कार्य होते हैं उन कार्य को करने के लिए कितनी प्रकार की ग्रंथियाँ कार्य करती हैं। चलिए नेक्स्ट आगे, जैसा कि आप देख रहे हैं पुरुषतत्व है, बल्बोथेरियल ग्रंथि है, इन सब सारी ग्रंथियों के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का एक निम्नांकित आरेख बनाइए। यानी कहा जा सकता है अंडाशय के अनुप्रस्थ काट, यानी अनुप्रस्थ काट क्या होता है वो जान लीजिए। जैसे जो सेक्शंस होते हैं ये टू टाइप्स के सेक्शन होते हैं, एक ट्रांसफर सेक्शन, दूसरा जो था लेटरल सेक्शन। लेटरल सेक्शन और ट्रांसफर सेक्शन आपको समझना हो तो जैसा कि आप जान सकते हैं, अगर हमको मूली को काटना होता है तो मूली को हम क्या करते हैं, गोल गोल टाइप में काटते हैं। तो वो जो स्थितियाँ होती हैं उसे कहा जाता है ट्रांसफर सेक्शन। क्या कहा जाता है, ट्रांसफर सेक्शन। बट जब हमें सेब को काटना हो तो हम सेब क्या करते हैं, गोल स्थिति में नहीं काटते बल्कि सेब क्या करते हैं, सीधे कट करते हैं। वो स्थिति लेटरल होती है। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, यहाँ पर अंडाशय जो होता है उस अंडाशय को अनुप्रस्थ सेक्शन में कट करके उसका एक फिगर देखा और उस फिगर में जिस प्रकार की चित्र आपके सामने दिखाए जाते हैं यहाँ पे मैंने दिखा दिया है। उम्मीद है कि आप लोग क्या करेंगे, एक अच्छे से नोट्स में इसको बना लेंगे। नेक्स्ट है ग्राफियन फॉलिकल का एक निम्नांकित चित्र बनाइए। यानी कहा जा सकता है अंडाणु और स्पर्म जब आपस में मिलते हैं उस अवस्था में जो चित्र बनाया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अंडाणु है और ये इसके चारों तरफ शुक्राणुओं की स्थितियाँ बनाई गई हैं और ये अंडाणु के अंदर शुक्राणु किस प्रकार से प्रवेश करेगा उस स्थिति को दिखाया गया है। चलिए आगे हम बात करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन के चैप्टर के लास्ट में लगभग हम पहुंच ही चुके हैं। जैसा कि यहाँ पर ऊपर लिखा है, सही या गलत कथनों को पहचान कर उस पर टिक करिए। तो पहला क्वेश्चन एंड्रोजन्स के बारे में बात की जा रही है। तो कहा जा रहा है कि एंड्रोजन का उत्पादन सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो ये गलत है, क्योंकि एंड्रोजन का उत्पादन सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा नहीं बल्कि लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा होता है। कहा जा रहा है शुक्राणुओं को सर्टोली कोशिका से पोषण प्राप्त होता है, ये सही है गलत। जस्ट अभी आपने जब हमने कहा था स्पर्मेटोजेनेसिस आपने पढ़ा था तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में 2 टाइप सेल्स में 1 टाइप की सेल जो होती है वो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं और वो क्या करती हैं कि पोषण प्रदान करती हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। जैसा कि लीडिंग कोशिकाएं अंडाशय में पाई जाती हैं, ये सही है गलत है। तो आपको पता है कि लीडिंग कोशिकाएं अंडाशय में ना पा जाकर ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में पाई जाती हैं, यानी वृषण में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है लीडिंग कोशिकाएं पुंजन यानी एंड्रोजन को स्रावित करती हैं, ये सही है। और उसी तरीके से अगला क्वेश्चन है अंडजनन पित्त कार्पस लूटियम में संपन्न होता है, तो ये क्या होता है, गलत होता है। नेक्स्ट है लीडिंग कोशिकाएं यानी एंड्रोजन को संश्लेषित करता है, वही क्वेश्चन फिर से रिपीट किया गया यहाँ पर। एंड एक क्वेश्चन इसमें है कि सगर्भता प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल्स क्या होता है, बंद होता है। तो ये सही है कि जब प्रेगनेंसी होती है उस दौरान क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स बंद होती हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है योनिच्छेद हाइमेन की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति कौमार्ग यानी वर्जिनिटी को दर्शाता है, ये विश्वसनीय संकेत है या नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन है विश्वसनीय संकेत नहीं है, तो ये सही है कि विश्वसनीय संकेत नहीं है, क्योंकि वर्जिनिटी जो होती है वो हाइमेन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अगर जैसे कि कहा जाता है हाइमेन क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। हाइमेन जो होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं उनकी जेनाइटल पोर के कुछ इनसाइड में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर एक पतली सी परत पाई जाती है जिसे हाइमेन बोलते हैं। और वो हाइमेन क्या होता है, जब कॉपुलेशन यानी सेक्सुअलिटी होती है उस दौरान क्या होती है, प्रेशर के थ्रू टूट जाती है। उस दौरान क्या होता है, थोड़ी ब्लीडिंग स्थितियाँ होती हैं। लेकिन ये हाइमेन कोई ज़रूरी नहीं है कि सेक्सुअलिटी में ही टूटे, ये हाइमेन हार्डवर्क करने की स्थिति में भी टूट सकता है। जैसे कि कहा जाए कि अगर कोई गर्ल्स रेस करती हो, साइकिल ज़्यादा चलाती हो या फिर वज़न सामान लेकर के कहीं ऊपर नीचे यानी कहा जा सकता है कि आना जाना होता हो, तो उस स्थिति में हाइमेन्स क्या होते हैं, टूट सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बारे में। हम जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी आवर्त चक्र की बात करते हैं, यानी कहा जा सकता है कि जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की स्थितियों में जब गर्ल्स जो होती है मैच्योर होती हैं यानी 12 to 13 एज में जाती हैं, देन उस समय उनकी बॉडी में ओवम क्या होता है, पूरी तरीके से मैच्योर होता है। और ओवम जब अंडाशय से बाहर निकलता है उस स्थिति के दौरान, जब वो अंडाशय से बाहर निकलता है उस स्थिति के दौरान वो स्थितियाँ क्या होती हैं,
मेंस्ट्रुअल यानी आवर्त चक्र कहलाती हैं और ये स्थिति बार बार दोहराई जाती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, आवर्त चक्र कहलाया जाता है। लास्ट में क्वेश्चन में लिखा हुआ है दोस्तों आवर्त चक्र का नियमन करने वाले हार्मोन, तो यहाँ पर हार्मोन्स के नाम दे रखे गए, आप हार्मोन्स के बारे में पढ़ लें। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्चराइजेशन, यानी पास्चराइजेशन और उसके पास्चराइजेशन को प्रेरित करने वाले हार्मोन्स के बारे में अगर हम बात करें तो जैसा कि आप पास्चराइजेशन जानते हैं, पास्चराइजेशन वह प्रक्रिया है जब प्रेगनेंसी पीरियड जो होता है वो पूरा हो जाता है। जब प्रेगनेंसी काल पूरा होने के बाद जब बेबी जो होता है माता के गर्भाशय से बाहर आता है, उस स्थिति को हम पास्चराइजेशन कहते हैं। और जब बेबी माता के गर्भाशय से बाहर आता है उस दौरान ढेर सारे हार्मोन होते हैं जो बेबी को बाहर आने में मदद करते हैं, जैसा कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है उनकी बॉडी में एकदम पेन क्रिएट करता है, और उस पेन क्रिएट होने की वजह से और उनकी बॉडी में बार बार संकुचन होने की वजह से शिशु क्या होता है, आगे की तरफ फॉलो होता है और वो क्या करता है, जनन नाल के थ्रू क्या करता है, बॉडी से बाहर आता है। और उस जनन नाल को रिलैक्सिन हार्मोन के द्वारा क्या किया जाता है, एकदम सुटेबल बनाया जाता है जिससे कि प्रसव आसानी से हो सके। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों इस चैप्टर का है, हमारे समाज में लड़कियां जन्म देने का दोष जो होता है महिलाओं को दे। जहाँ दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आज के युग में हमारे समाज में ऐसा क्या होता है कि अगर लड़कियों के द्वारा किसी भी स्त्री के द्वारा लड़की का जन्म होता है तो उसका पूरा दोष जो होता है स्त्री को दिया जाता है कि मतलब इस लड़की को जन्म देने का पूरा पूरा श्रेय तुम्हारा है, तो ये बात ही गलत है। चलिए दोस्तों आज हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है, उनका दोष क्यों नहीं है। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जो मेल एंड फीमेल्स होते हैं, मेल एंड फीमेल्स दोनों के पास सेम क्रोमोसोम यानी 23 पेयर्स होते हैं, बट 22 पेयर्स जो होते हैं दोनों में सेम होते हैं। यानी 23वां पेयर जो होता है यानी लास्ट जोड़े का जो पेयर होता है वो मेल एंड फीमेल दोनों में अलग अलग होते हैं। बट कहा जाए कि जो मेल होता है उस मेल में एक्स और वाई दो टाइप्स के क्रोमोसोम होते हैं, एंड जो 23वां जोड़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं कहेंगे यानी फीमेल कहेंगे, तो फीमेल का जो 23वां जोड़ा क्रोमोसोम होता है, लिंक क्रोमोसोम जो होता है वो क्या होता है, एक्स होता है। तो पूरा श्रेय ये होता है कि मेल के स्पर्म्स के द्वारा कौन सा क्रोमोसोम फीमेल के गुणसूत्र के साथ सेलेक्ट हो रहा है। अगर मेल का वाई क्रोमोसोम फीमेल एक्स क्रोमोसोम के साथ मिलता है तो आने वाली जो संतान होती है वो बॉयज होती है यानी लड़का होता है। बट मेल का अगर एक्स क्रोमोसोम जो लिंक का एक्स क्रोमोसोम है अगर वो फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ क्रिएट कर जाता है या संलेखित हो जाता है, जुड़ जाता है, तो उस स्थिति के दौरान क्या होता है, जो बेबी जन्म लेती है वो बेबी क्या होती है, फीमेल होती है यानी गर्ल्स होती है। इस तरीके से दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो ऐसी स्थितियां हैं जो दोष दिया जाता है हमारे समाज में कि बच्चियों को जन्म देने के बाद यानी लड़कियों को जन्म देने की जो दोष होते हैं वो सिर्फ स्त्रियों का होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये पूरा जो खेल होता है दोस्तों वो एक क्रोमोसोम का होता है। इसी क्वेश्चन के साथ दोस्तों ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब भी करें। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों किसी भी चैप्टर में तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में वो उस प्रॉब्लम्स को लिख करके भेज सकते हैं जिससे आपकी प्रॉब्लम दूर की जा सके। थैंक यू, धन्यवाद।